जिस प्रकार से राजनीति के चाणक्य कहे जा रहे अमित शाह जी ने हर किसी के सवालों का जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दिया, तो वहीं एक बात यह भी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरी प्रिपरेशन के साथ आए। उन्होंने भी इतिहास का जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि 2005 से लेकर 2014 तक जितने अटैक हुए थे, सबसे पहली बात कि उन पर क्या कार्रवाई की गई, उन पर कितने सीज फायर हुए, उन पर कितने सरेंडर आपने किए, उसकी भी तो जानकारी दीजिए। और आप सोचिए कि राहुल गांधी एक एलओपी हैं और उसके बावजूद वो संसद में अभद्र तरीके से बोलते नजर आए। They suddenly realized that they were not fighting. आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सत्र के प्रारंभ में ही मैं जब मीडिया के साथियों से बात कर रहा था, तब मैंने सभी माननीय सांसदों को अपील करते हुए एक बात का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं, तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं, तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। मैं जब ये विजयोत्सव कहता हूं, तो ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। जब मैं विजयोत्सव कह रहा हूं, तो 140 करोड़ भारतीयों की एकता, इच्छा शक्ति, उसके एक अप्रतिम जीत का विजयोत्सव की बात करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं में अपना स्वर मिलाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये 140 करोड़ देशवासियों की भावना के जो गुंज है, जिस सदन में सुनाई दी है, मैं उसे अपना एक स्वर मिलाने खड़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस प्रकार से देश के लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिए, देश की जनता मुझ पर कर्ज है। मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को पहलगाम में
जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की यह साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की यह साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल के बाद मैंने एक सार्वजनिक रूप से और विश्व को समझ में आए इसलिए कुछ अंग्रेजी में भी वाक्यों का प्रयोग किया था और मैंने कहा था कि हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था, सजा उनके आकाओं को भी होगी और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बाईस अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई
और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं हमारी सेना की सफलता के उससे जुड़े भारत के उस पक्ष को सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। पहला पक्ष, पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दूसरा पक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई तो कई बार हुई है, लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्ग के उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तीसरा पक्ष, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, चौथा पक्ष, भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बता दिया कि भारत किसी से डरने वाला नहीं, भारत किसी के दबाव में कोई काम करता नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बोला कि हम जो करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। और सीधे उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी ने घर में घुसकर मारा है। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि मैं कहूंगी कि जिस प्रकार से जयशंकर जी ने भी इनके सवालों के जवाब दिए और इनसे सवाल किया, उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अफसोस इस बात का है कि प्रियंका गांधी हिंदू वाले शब्द पर भी राजनीति खेलती नजर आई। वो हिंदू को हिंदू नहीं भारतीय कहती नजर आ रही थी और आज तख्ती लेकर खड़ी हो गई। छत्तीसगढ़ में वो जो नन का केस हुआ वहां वो मुस्लिम नजर आते हैं। तो जातियों में बांटना और धर्म में बांटने का काम विपक्ष के पास बहुत अच्छा आता है। आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। Some issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus. And today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है सर, जयराम जी सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर वन, आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स। किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर, आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया, और मैं चेतावनी दे रहा हूं
और किसी को पता नहीं है साहब, आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। कुछ लोग जानबूझकर के कुछ चीजें भूलने में इंटरेस्टेड होते हैं। देश भूलता नहीं है, देश को याद है। 6 रात और 7 मई सुबह ऑपरेशन हुआ था और 7 मई को सुबह भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सेना ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने स्पष्ट कर दिया था और पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य है आतंकियों के आका, आतंकियों की जो व्यवस्थाएं जहां से होती है वो और उनके अड्डे, उनको हम ध्वस्त करना चाहते थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, हमने हमारा काम कर दिया है, हमने जो तय किया था पूरा कर दिया है। और इसलिए 6-7 मई को ऑपरेशन हमारा संतोषजनक होने के तुरंत बाद कल जो राजनाथ जी ने कहा था, मैं डंके की चोट पर दोबारा दोहराता हूं, भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने ये लक्ष्य पूरा कर दिया है, ताकि उनको पता चले और हमें भी पता चले कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। हमने अपना लक्ष्य 100% हासिल कर लिया था और पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न करता। उसने निर्लज्ज होकर के आतंकवादियों के साथ खड़े रहने का फैसला किया। हम पूरी तरह तैयार थे, हम भी मौके की तलाश में थे, लेकिन हमने दुनिया को बताया था कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आका है, आतंकवादी ठिकाने हैं, वो हमने पूरा कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद में आने का फैसला किया और मैदान में उतरने की हरकत की, तो भारत की सेना ने सालों तक याद रह जाए ऐसा करारा जवाब दे करके 9 मई की मध्य रात्रि और 10 मई की एक प्रकार से सुबह हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और आपने टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके
डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्लीज मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सेलेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को, सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, बुद्धि 1.5 गुनी भी नहीं है और रत्ती भर भी नहीं है, ना उनमें है ना उनकी धर्मपत्नी में है। और वे ऑफ टॉकिंग दोनों की कैसी है, ये संसद में उनके जो कथन है, जो उन्होंने कहा, आप सुनेंगे तो आप अपना माथा ठोक लेंगे ऐसे करके। और पता नहीं ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, क्या पढ़ाई की,
मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी विपक्ष के पार्टी के लोग हैं या केंद्र सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संसद में बोलने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कोई मैकडॉनल्ड से जो है ना ट्रम्प साहब का संबंध खोजता है, कोई कुछ भी बोलता है, लाइक डिम्पल यादव, उनका जुबान फिसली या उनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा था, राम जाने। और ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले अखिलेश यादव, अभी तक आरडीएक्स वाली गाड़ी वहीं पर मौजूद है तभी इनको मिलेगी, ये वो भी सवाल कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर के पूरी शक्ति के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका, आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया, प्लीज। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की सेना ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये तरीका है देश आपका? की सेना ने, बैठिए बैठिए। देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। बैठिए बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की सेना ने सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की तो तुरंत कांग्रेस वालों ने सेना से सबूत मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने देश का मूड देखा, देश का मिजाज देखा, तो सुर उनके बदलने लगे और बदल करके क्या कहने लगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा, ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या बड़ी बात है, ये तो हमने भी की थी। एक ने कहा 3 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, दूसरे ने कहा 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तीसरे ने कहा 15 सर्जिकल स्ट्राइक की थी।
जितना बड़ा नेता उतना बड़ा आंकड़ा चल रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके बाद बालाकोट में सेना ने एयर स्ट्राइक की। अब एयर स्ट्राइक तो ऐसी थी कि वो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए ये तो नहीं कहा कि भाई हमने भी की थी। उसमें तो उन्होंने समझदारी दिखाई, लेकिन फोटो मांगने लगे। एयर स्ट्राइक हुई तो फोटो दिखाओ, क्या कहां गिरा, क्या तोड़ा, कितने मरे, बस यही पूछते रहे। पाकिस्तान भी यही पूछता था, ये भी यही पूछते थे। इतना ही नहीं, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारत की सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे जो कानों कानों में कह रहे थे, अब मोदी फंसा, अब अभिनंदन वहां है, मोदी ला करके दिखा दे। अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आएगा। अभिनंदन को ले आए तो इनकी बोलती बंद हो गई। इनको लगा यार कि नसीब वाला आदमी है, हमारा हथियार हाथ से निकल गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम हमले के बाद हमारा बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में गया तो फिर इनको लगा वाह, बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया है, अब मोदी फंस जाएगा। अब तो मोदी की फजीयत जरूर होगी। और उनकी इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया में बहुत सारी कथाएं वायरल की कि ये बीएसएफ के जवान का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये वापस आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, न जाने क्या क्या चला दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीएसएफ का वो जवान भी आन बान शान के साथ वापस आया। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं, और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। वारे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए, और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं,
उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती है इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं, यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं, उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती है इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है,
तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का। अब हुआ तो कल क्यों हुआ?